और उसी वजह से चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान भी। नड्डा जी, एजेंडा आज तक के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में इतनी बड़ी जीत के बाद ये आपका पहला साक्षात्कार है, तो सबसे पहले तो आज तक के पूरे परिवार की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको लगता है कि 24 के फाइनल का जवाब आपने सेमीफाइनल के साथ ही दे दिया? देखिए राहुल जी, मैं हमेशा कहता हूँ हर चुनाव अलग होता है, इसलिए मैं किसी को सेमीफाइनल नहीं मानता, मैं किसी को फाइनल नहीं मानता। जो चुनाव होता है उसको उसी तरीके से लड़ा जाता है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये 3 प्रदेशों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत ने ये तय कर दिया है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में अच्छी मेजॉरिटी के साथ फिर से सरकार में आ रही है। ये बात स्पष्ट हुआ। ये तस्वीरें आपके पीछे बड़ी स्क्रीन पर चल रही हैं, जिसमें 2 मुख्यमंत्रियों का शपथ ग्रहण है, तीसरा भी पवेलियन में इंतजार कर रहा है अपनी बारी के लिए। और यहाँ पर बैठे सभी दर्शक जो आपको इस वक्त टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल पर देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि नड्डा जी, मोदी जी और अमित शाह आखिरकार मुख्यमंत्री का चयन करते कैसे? क्या फॉर्मूला है? क्या कोई जादूगर का पिटारा है जिसमें से नाम निकल के आता है, या एक पूरी प्रक्रिया है? क्या वो प्रक्रिया है, वो बताइए। देखिए, बहुत गहरी प्रक्रिया है। आप बहुत कम शब्दों में समझाना मुश्किल है। और ये सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए ही नहीं, ये सिर्फ कोई मंत्रियों के ही चयन के लिए नहीं, ये कोई एमपीज़ के चयन के लिए नहीं, या एमएलएस के चयन के लिए भी नहीं। हमारे यहाँ बहुत डीप रिसर्च के साथ हर कार्यकर्ता को वॉच किया जाता है, उसकी एक्टिविटीज़, उसकी हिस्ट्री, उसके रिस्पॉन्सेस, और एक बहुत बड़ा डाटा बैंक हमारे पास है जिसको हम समय समय पर उसको हम हमेशा स्टडी करते रहते हैं। अब जैसे आपने कहा चीफ मिनिस्टर, जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, उस समय से हमारा प्रोसेस, जब हमने कैंडिडेट्स को टिकट दिया तो हम कौन हमारा लीडर होगा और ऑपोजिशन के लिए कौन लीडर अच्छा होगा और रूलिंग के लिए कौन अच्छा लीडर होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाए। अगर हार गए तो कौन, अगर जीते तो कौन? हाँ, वो भी। तो हारने पे कौन था आपके मन में? नहीं, क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा, हम अब जैसे मान लीजिए कि हम तेलंगाना में तो हम सरकार में नहीं आए, तो वहाँ तो हमको कुछ ऑपोजिशन के बारे में ही सोचना था। तो ये एक हमारा कहाँ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं, उसके बाद वो इंटेंसिफाई हो जाता है। आप सब लोगों को लगता होगा कि ये जेपी नड्डा ने किसी को फ़ोन पे कह दिया और वो फिर आगे चला गया। ऐसा नहीं होता। बहुत डीप कंसल्टेशन होता है, बहुत चीज़ों को बहुत बारीकियों से चयनित किया जाता है। उसी तरीके से मंत्रिमंडल के बारे में भी, उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, 14 मेंबर्स बनने हैं, मिनिस्टर्स बनने हैं, क्या 14 के 14 एक ही साथ बना देने हैं, या कुछ उसमें सोच करके रखना है। टॉप प्रायोरिटी में फर्स्ट 10 कौन हो सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बैठ सकता है, किन लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, रिपीट कितनों को कराना है, ऐसी सब चीज़ों की बारीकियों पर। तो ये 3 चेहरे अभी आपके स्क्रीन पे आएंगे, आपके 3 नए मुख्यमंत्री। थोड़ा हमें तफसील से बताइए कि इन 3 चेहरों में आपने क्या देखा कि आपको लगा कि चलिए विष्णु देव साय से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री, आदिवासी समुदाय से आते हैं, बहुत तजुर्बेकार, 2 बार के अध्यक्ष, 2 बार के सांसद, 1 बार के मंत्री। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल लीडर आगे बढ़े और पॉलिटिकल पार्टीज ये हिम्मत नहीं कर पाई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इसको हम ये आगे आएंगे, और सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, उनका इतिहास इस तरीके का है, तो इसलिए उनको फिर हम लोगों ने। फिर मोहन यादव पे आते हैं जी। यादव समुदाय से आते हैं। पिछली दफा सुभाष यादव जी बन सकते थे, जब अरुण सिंह ने बनवा दिया दिग्विजय जी को। क्या आपको लग रहा है कि इस फैसले से जो यूपी और बिहार के यादव कम्युनिटी है, उसको भी आप अपनी तरफ से और खींच पाएंगे? नहीं, देखिए हमारा प्रिंसिपल क्या है, मैं कोई ये कम्युनिटी को, उस कम्युनिटी को, ये शब्दावली हमारी नहीं है। लेकिन हाँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको लेटर और स्पिरिट में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और जब हमारे पास किसी वर्ग को रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको मुख्य धारा में आने का मौका मिलता है, वो हम देते हैं। हमको मध्य प्रदेश में मौका मिला,
ओबीसी के चेहरे के रूप में आगे बढ़ाने के लिए यादव की दृष्टि से एक यदुवंशी हमारे को मोहन जी मिले हैं, बहुत अच्छी बात है। सबको ट्राई करना चाहिए, सबको हमको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए इस दृष्टि से। लेकिन ये कोई साधना इस तरीके का नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बात को ध्यान में रखते हुए हाँ, एक ओबीसी चेहरा होना चाहिए और एक लार्जर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो सभी लोग को साथ लेकर के चलने की। लार्जर कम्युनिटी का जिक्र किया, यहाँ पे अगड़ी जात के भजन लाल शर्मा है, ब्राह्मण है। ब्राह्मणों को लग रहा है चलो बीजेपी ने कुछ तो देखा हमारा, वरना हमारी तो अनदेखी हो रही थी। इनका चयन आपने क्यों किया? संगठन के कार्यकर्ता हैं, 3 अध्यक्षों के महामंत्री रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। आखिर पार्टी का कैडर है। हम कहते हैं हम 18 करोड़ की पार्टी है, तो 18 करोड़ की पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लाखों एक्टिव कार्यकर्ता हैं। उनको भी तो लगना चाहिए कि कोई ऐसे भी मुख्यमंत्री बनता है जो कार्यकर्ता होता है और कार्यकर्ता के रूप में उसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो वो आवाज़ गई है उसमें से। ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे भी जितने लोग बैठे हैं और भाजपा की किसी भी कार्यकर्ता से कोई मिलेगा कभी फर्स्ट टर्म, देखिए मैं राहुल जी आपको, भाई आगे चल के सीएम राहुल जी मैं आपको याद दिलाऊं, मैं शायद पिछले एजेंडा आज तक में आया था तो उस समय मैंने इंटरव्यू में कहा था कि देखो अपने से अपने बाल नहीं काटे जाते। तो उस समय लोगों को लगा था ये क्या बोल रहा है। तो मैंने कहा ये आप छोड़ दीजिए और ये हम आपको बताना चाहते हैं कि हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए हैं। हम सबको बोलते हैं तुम अपना नाम बताओ तो कि तुम आप कहाँ से हैं और मैं आपको 3 घंटे में आपकी पूरी जन्मपत्री दे दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ बायोडाटा ला करके काम नहीं चलता, कोई विजिटिंग कार्ड छाप करके काम नहीं चलता। ये बीजेपी है, हजारों कार्यकर्ता है, मैं तो 10 टेलीफोन करूंगा मुझे पूरा पता चल जाएगा। गुस्से वाला है, प्यार मोहब्बत से बात करता है, सबको साथ लेकर के चलता है, चिढ़ता है, नहीं चिढ़ता है, एक्टिविटी करता है या सिर्फ सामने सामने खड़ा होता है, सारी चीज़ें हमको पता चल जाती हैं। तो इसलिए हमको कोई आप पार्टी को कोई ये चाहे कि मेरे सामने खड़े होकर नमस्ते करने से काम चल जाएगा, गलतफहमी मत पालो, इससे कुछ बनना नहीं है। फील्ड में तुम्हारा कर्तव्य तो क्या है ये हम तय करते हैं। सर क्या इन तीनों को आपने कोई संकेत दिया था कैंपेन के दौरान कि ये हमारी आदत ही नहीं? तो कितनी देर पहले पता चलता है कि आप सीएम? अब ये तो समय समय पर डिपेंड करता है, स्थान पर डिपेंड करता है, जिन ऑब्जर्वर को हमने भेजा है उनके उस पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होती हैं। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, जो कंसर्न लोग हैं, जिन लोगों ने इस बात को तय किया है, वो सब लोग जानते हैं। इन तीनों मुख्यमंत्रियों के चयन के बाद भाजपा में ही धारणा हो गई है कि भाई कहीं मेरा नाम टीवी पे ना आए, टीवी पे आया तो मेरा पत्ता कट, मैं तीसरी चौथी पंक्ति में बैठा हूं तब मेरा कुछ हो। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, हम माइन्यूटली वॉच करते हैं, बाई चांस आ गया या लाया गया है। अच्छा, हम इतनी गहराई में जाते हैं। सर आपको कैसे पता चलता है कि लाया गया कि बाई चांस आया? वो हमको शब्दों से पता चल जाता है। शब्दों से? हाँ, शब्दों से, उसकी मुस्कुराहट से, पूछने वाले के अंदाज से, रिस्पांस देने वाले के अंदाज से हमें पता चल जाता है। अगर लाया गया फिर आप क्या करते हैं? तो समझ जाते हैं, उसमें नंबर होते हैं। अच्छा, क्या पत्ता कट? तो नहीं, ऐसा कट नहीं, लेकिन यू सी वी से दैट यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एन आइडियोलॉजी एंड फॉर आइडियोलॉजी आपने अपने आप को समर्पित कर रखा है। तो ये कहाँ इन चक्रों में भटकने लगे हो? तो ये हमको ट्रेनिंग देनी है कि नहीं देनी है? ये ट्रेनिंग अगर हमको देनी है तो उसको हमको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। प्लीज डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द पार्टी एंड पार्टी इज गोइंग टू थिंक अबाउट यू। आप मत सोचिए अपने बारे में। और मुझे आप बताइए, कोई भी जिसका भी हमने चयन किया है, किसने कहा है कि ये गलत चयन हुआ है? सब कहते हैं बहुत अच्छा चयन हुआ है। कैसे आपने किया? हमने तो सोचा भी नहीं था। तो हम यही सोचने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो बेचारों के विकल्प ही कैसे, यही तो बोलेंगे आपको, ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि आपने गलत चयन किया। वो तो डिपेंड करता है कि आपने कप्तान चुन दिया। वो नहीं, अब जैसे कप्तान बैटिंग कर पाएगा कि नहीं, वो आपके हाथ में है क्या? नहीं, जैसे मैं बताता हूं कि जब आपके हमारे भजन लाल शर्मा का चयन हुआ तो बाहर आवाज क्या आ रही थी सबसे? ये कार्यकर्ता का चयन हुआ, बहुत अच्छा चयन हुआ, कार्यकर्ता का चयन हुआ। यानी वो आवाज जो रेजोनेट करती है वो बताती है कि इसका अर्थ क्या बन रहा है। तो उससे हमको समझ में आता है कि जो हमारे चयन प्रक्रिया रही है
वो लोगों को पसंद आया है। नहीं, ये आपकी बात सही है कि सबसे बड़ा संदेश ये गया है कार्यकर्ताओं में और देश के वोटरों में भी कि यहाँ पे किसकी भी तकदीर बन सकती है, आप कहीं से भी उठा के किसी को कुछ भी बना सकते हो और कार्यकर्ताओं में उससे हौसला। ये परिवार की पार्टी नहीं है, ये वंश की पार्टी नहीं है, ये कार्डर बेस्ड पार्टी है, आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है विद ए मास फॉलोइंग एंड एवरीबडी हैज गॉट एवरी राइट टू कंट्रीब्यूट टू दिस बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी फॉर मेकिंग द पार्टी सक्सेसफुल। पर इसको देखने का दूसरा नजरिया ये है कि आपने चयन तो कर दिया, आपने कह दिया कि हमारी टीम के मध्य प्रदेश में ये कप्तान, अब ये कप्तानी कर पाएंगे, आपकी टीम को जिता पाएंगे या सबको साथ में लेके चल पाएंगे, ये आपको कैसे मालूम? देखिए, इसका भी मैं आपको बताता हूँ, ये कोई और पॉलिटिकल पार्टी फॉलो नहीं करती है। किस पॉलिटिकल पार्टी में हर तीसरे महीने या चौथे महीने में प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हों पार्टी के फोरम पर आकर ऑल चीफ मिनिस्टर्स टुगेदर, और डेलिब्रेशन कितनी देर तक चलती है? 10-10 घंटे, 10 आवर्स विथ लंच विथ इवनिंग टी। वो क्यों होती है भाई? बताओ, अंत्योदय में क्या हो रहा है, स्वच्छता में क्या हो रहा है, उज्ज्वला योजना में क्या हो रहा है, सैचुरेशन पॉइंट पर कौन कौन से स्कीम्स में पहुंचे हो। और ये ऐसे नहीं, उनको उनकी टीम को 10 दिन पहले मेरे ऑफिस में गुड गवर्नेंस सेल में सारी डिटेल जो हमने पूछी है वो उनको बताना पड़ता है। हमारे गुड गवर्नेंस सेल का रिसर्च उसको रिसर्च करता है, उसके कमेंट्स निकाल के लाता है। दिस स्टेट इज नॉट डूइंग गुड इन दिस स्टेट इज डूइंग वेरी गुड इन दिस स्टेट हैज टू बी पुश्ड अप, स्टेट हैज टू बी गिवन सम इंसेंटिव्स, ऑल दोज थिंग्स कम अप। तो हम इस पर इस तरीके से वर्कआउट करते हैं तो कभी चीफ मिनिस्टर को ये मन में ना आए कि वो अकेला चला रहा है। पर इसको देखने उसको समझने के लिए और जानने के लिए हमारे प्रभारी, हमारे सह प्रभारी, इंटरैक्शन, डिस्कशन, कैबिनेट की मीटिंग्स कैसे हो रही हैं, कैबिनेट के डिसीजन प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको देखने का एक दूसरा थोड़ा नकारात्मक नजरिया ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान जन आधार वाले नेताओं को नहीं चाहता, वो चाहता है कि ऐसे लीडर्स हों जो पूरे हाई कमांड पे डिपेंडेंट हो कि आपने बोला लेफ्ट तो मुड़े लेफ्ट, आपने बोला राइट तो गए राइट। नहीं राहुल जी, जन आधार के नेताओं को एम्पावर करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। आप बताइए, जिनको भी हमने चीफ मिनिस्टर बनाया सभी धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उन्होंने अपने आप को और आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? जिनको आप बोलते थे हु इज ही, नाउ यू कंसिडर हिम टू बी ए सीनियर लीडर ऑफ द स्टेट। हाउ डज इट हैपन? इट डज नॉट हैपन इन वन डे। देयर आर इनपुट्स विच हैव बीन गिवन एट द राइट टाइम टू द राइट पर्सन। तो इससे काम चलता है। तो धीरे धीरे करके उनको सारी चीज़ें, मीटिंग में कभी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई इनपुट्स चाहिए, हमारी रिसर्च टीम देती है, हम उनके साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। हमारा गुड गवर्नेंस सेल बहुत मजबूती से सारी चीज़ों को पूरा करता है, उनके लोगों को बुला करके फीडबैक देता है और उस फीडबैक पर हमको रिपोर्ट्स आती हैं, उन रिपोर्ट्स पर हम काम करते हैं। आपने एक तरफ तो एक नई पीढ़ी तैयार की, दूसरी तरफ जो 3 कद्दावर, और उसमें भी मैं एक बात और बताना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी टेक्स पर्सनल इनिशिएटिव इन दिस, इन मीटिंग्स में हर एक का प्रेजेंटेशन की डिटेल्स पर क्वेश्चनिंग के बाद उनको इनपुट्स देना। तो ये सब चीज़ें जब होती हैं, और चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, चीफ मिनिस्टर मीटिंग में क्या होता है कि भाई बाय एंड लार्ज सब लोग एक बीजेपी के आइडियोलॉजी के दृष्टि से अपने अपने मैनिफेस्टोस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसमें कितने हद तक गए हैं। और इसको जब प्राइम मिनिस्टर मॉनिटर करें और मीटिंग चेयर करें और सारी पार्टी साथ में खड़ी हो, तो दिस सर्टनली गिव्स, इसीलिए हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी होती है। एक तरफ आपने 3 नए मुख्यमंत्रियों को मौका दिया, एक नई पीढ़ी तैयार की नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की, दूसरी तरफ 3 कद्दावर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आपने इस बार कहा कि आप बैठ जाइए। अगर मैं शिवराज जी का केस लूं फॉर एग्जाम्पल। बैठ जाइए नहीं, ये शब्द नहीं हमारा। अच्छा ठीक, आपने बोला नए काम में लग जाइए। क्या नया काम देंगे? मिलेगा, सबको देंगे काम। दिल्ली बुलाएंगे अपने पास? वो तो हम लोग मिल करके तय करेंगे। अभी तो हम नए फॉर्मेशन में लगे हैं, लेकिन इनको हम नया काम देंगे। और ये सब हमारे, आफ्टर ऑल इतने वरिष्ठ नेता, 15 ईयर्स 16 ईयर्स के एक्सपीरियंस वाले चीफ मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता का उपयोग करने से पीछे नहीं रहती है। इन लोगों का हम उपयोग करने से कहाँ पीछे रहेंगे? इनको काम देंगे, इनके कद के अनुसार देंगे, इनको अच्छे तरीके से काम में लगाएंगे। जैसे अगर शिवराज जी का केस लें, उन्होंने लाडली बहना स्कीम वो लेके आए,
और भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें वहां पे मिली, जो कि पार्टी के इंटरनल सर्वे के अनुमान से भी ज्यादा था। अब ऐसे में वो कह सकते कि हाँ, नड्डा जी का योगदान है, मोदी जी का योगदान है, अमित जी का योगदान है, पर मेरा भी योगदान है। तो उनके साथ जो इर्द गिर्द उनके लोग हैं वो बोलेंगे यार पार्टी ने गलत कर दिया बस अपने से। ऐसा ये इर्द गिर्द को तो हम कभी आने नहीं देते। हम पहले समझा देते हैं कि जिसके इर्द गिर्द आया तो समस्या तुम्हारी खड़ी हो गई। 1 to 1 बात होती है। हम लोग हैं, बड़े नेता हैं, वो हमारे बड़े नेता हैं, बात करेंगे। इर्द गिर्द से नहीं चलता है काम। ऐसा है, मैंने कहा एवरीबडी इन द पार्टी इज गिवन इट्स ड्यू, एवरीबडी इज रिस्पेक्टेड, एवरीबडी विल बी गिवन द ड्यू। उनको उनका ड्यू मिलेगा, उनको हम अच्छी तरीके से काम में लगाएंगे और वो लगेंगे। ये देखिए, हम ये भी संगठन शास्त्र में सबको बताते हैं नेता को कैसा होना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए, किससे सलाह लेनी चाहिए, कौन उसका मित्र है, कौन उसका पीयर है। ये सब चीजें डूज एंड डोंट्स में हमारी आती। आप ये सीएम्स को भी देंगे अभ्यास की ट्रेनिंग की अच्छा सीएम कैसे बना जाए, मास्टर क्लास? वो तो सीएम कॉन्फ्रेंस में सब लोग बताते ही हैं कि आपको ये काम करना है, करते जाओगे तो अच्छा सीएम बनेंगे। कौन करता है मास्टर क्लास? नहीं, वो तो गुड गवर्नेंस में अच्छा। जब हम बैठते हैं तो उनको सबसे पहले तो मान लीजिए 1 हफ्ते बाद मीटिंग है, तो आज उनको उनके तरफ से हमको आंसर्स चाहिए जो गुड गवर्नेंस सेल ने तय किया है। तो उसके आंसर्स आते हैं, उस पर डिस्कशन होती है, उसके बाद वो प्रिपेयर करते हैं, फिर प्रिपेयर करके वो चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में रखते हैं। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से उनका जिसको कहते हैं फाइन ट्यूनिंग कहिए, आप उनकी फिनिशिंग बोलिए, आप उनको परिष्कृत करना बोलिए, ये अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस से होता है। नड्डा जी, आपका स्वभाव बड़ा सरल है, लेकिन ये बातचीत बड़ी कठिन। फोन उठाना, जैसे शिवराज जी से या वसुंधरा जी से या रमन सिंह जी से बात करना कि आपके लिए कुछ और कितना मुश्किल होता है। कुछ बागी तेवर देखने को मिलते हैं, कैसा पीछे की तरफ से कैसा फीडबैक आता है? कुछ नहीं होता राहुल, क्योंकि हर आदमी जो देख रहा है उसका कुछ अपना अपना आकलन होगा कि क्या होता होगा ऐसी बातचीत। कुछ नहीं होता है राहुल जी। देखिए, ह्यूमन एंगल को समझ करके ह्यूमन डीलिंग, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है, आना चाहिए, और मुझे ये काम करना पड़ता है। तो जब मैं ये काम करता हूँ तो वो उसी तरीके से करता हूँ। सबसे पहले अगर किसी को लगता है तो हम उस वातावरण को क्रिएट करते हैं जहाँ उनको कोई इस तरह की बातचीत ना लगे, लेकिन स्पेड सही बात उनको कम्युनिकेट हो जाए, तो वो हम करते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत कब आती है? जब आपका इंटेंशन कुछ और है, एजेंडा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, तब प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ हमारा है ही नहीं, क्योंकि ये कांग्रेस से एकदम ही जैसे आपने कहा कि उनको आपने बैठा दिया, मैंने कहा बैठाया नहीं। अब जब हम ऐसा शब्द बोल देंगे भाई तुम जब बैठ जाओ, तो बोलेगा तो मैं तो खड़ा रहूंगा। अब ये शब्दावली है। मैं ये कहूँगा आपने का योगदान बहुत है, और जो सच में है आपने बहुत बड़ा योगदान किया है, सब कुछ किया है। अब हम कुछ नए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों ने आगे बोला। आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। करके समझाया कि आगे कुछ और होगा। वहां पे तो हारे हुए मुख्यमंत्री का इस्तीफा, हारे हुए नेता का इस्तीफा नहीं ले पा रही पार्टी। देखिए, अब मेरे को किसी पॉलिटिकल पार्टी पर कमेंट नहीं करना चाहिए। वो उनका कार्यशैली है, वो जाने, उनके लोग जाने। लेकिन मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, ये जो आप सब लोग सोचते हैं ना कि आज मैं इसमें सफल हो गया, ये आज नहीं सफल होता, या पार्टी आज सफल नहीं हुई है। ये कई सालों की तपस्या के कारण होता है। किसमें मॉरल राइट है कि कोई किसी को कांग्रेस पार्टी में कह दे कि तू इस्तीफा दे? नहीं, वो कहते कोई सुनता नहीं है। वो सुनेगा क्यों? जब किसी में मॉरल राइट ही नहीं है, जब आप ही चिपके हुए आप नहीं छोड़ते तो दूसरा क्यों छोड़ने? एक ने छोड़ा। अब हमारे यहाँ तो आपको ऐसी श्रृंखला मिल जाएगी। आप बताइए कि हमारे यहाँ संगठन से लेकर के, अब प्रधानमंत्री मोदी जी कभी वो जब संगठन में थे, उनको नॉर्थ का काम मिला, वो नॉर्थ में गए, साउथ का काम मिला, सेंटर का काम मिला, जहाँ का काम मिला उन्होंने किया। उनकी नैतिक ताकत इतनी है, जब उनको कहा कि आप मुख्यमंत्री का काम देखेंगे, उन्होंने मुख्यमंत्री का काम देखा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस्तीफा देकर के पार्टी के काम में लगे। तो जब हमारे पास श्रृंखला इस तरीके की है, जिन्होंने पार्टी फर्स्ट और नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, मी लास्ट, इसको लेटर और स्पिरिट में जिया है, तो हमारे यहाँ इस काम को रोकने में इस काम को बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती।
ये तपस्या के कारण, ये जो हमारा डेडिकेशन है, ये हमारा लोगों के को पार्टी के प्रति समर्पण है, उन सब चीज़ों का नतीजा है कि हम कह पाते हैं। नड्डा जी, एक तरफ प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं वो कहते हैं कि देश में केवल 4 जातियां हैं और केवल 4 जातियों की वो बात करते हैं। जब भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है तो एक आदिवासी पकड़ती है, एक यादव पकड़ती है, एक ब्राह्मण पकड़ती है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है? कोई विरोधाभास नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो लोग जाति को, समाज को खंडित करने के लिए उपयोग करते हैं, उनको उत्तर है कि सबसे, और प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, महिला, युवा, किसान और गरीबी, ये सबसे बड़ी जातियां हैं। इनको एड्रेस करोगे तो सबको एड्रेस कर रहे हो, सभी को तुम एड्रेस कर रहे हो। तो ये हमारा जो सोच है, उस सोच को प्रधानमंत्री जी ने सामने रखा है। हाँ, जब रिप्रेजेंटेशन की बारी आती है तो उसमें सबका रिप्रेजेंटेशन हो, इस बात की भी हम चिंता करते हैं। सर, आपने नॉर्थ साउथ की बात की तो उत्तर दक्षिण पर एक बड़ी राजनीतिक बहस इस वक्त छिड़ी हुई है। वो ये कि भाजपा उत्तर और उत्तर पूर्व में और पश्चिम में अच्छा करी, लेकिन दक्षिण में जिस तरह से आप केरल में बढ़ना चाह रहे थे या जिस तरह से कर्नाटक में हार हुई, अब तेलंगाना में वोट शेयर तो बढ़ा लेकिन आप सेकंड पार्टी नहीं बन पाए, तो क्या दक्षिण में भाजपा को उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस तरह की उत्तर पश्चिम? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक पार्टी का ग्रोथ का कोई एक एरिया होता है जहां से एमपीज हैं। राज्यसभा में उनके 7 एमपीज हैं, हमारे 7 एमपीज हैं, तो हम साउथ में उनसे कहाँ कम है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कुछ, अब आप जब माउंटेन क्लाइंब करते हो, सम आर टफ एरियाज, सम टेक्स टाइम, कहीं पर कोई देरी होती है। माउंटेनियर अच्छी तरीके से जानता है कि ये एरिया जो है ये टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा टाइम लगता है, समटाइम्स ट्रायल एंड एरर भी होता है, लेकिन फिर भी हम बहुत अच्छे से जा रहे हैं। कर्नाटक में हमने 1 से 8 सीटें जीती है, 7 से हम 14% वोट पर पहुंचे हैं। हमने अपना वोट परसेंट डबल किया है, और आप देखिएगा आगे चल करके तेलंगाना में भी हम अपनी सरकार बनाएंगे। इस बार तेलंगाना में क्या रहा? क्योंकि जिस तरीके से हैदराबाद में जब म्यूनिसिपल चुनाव हुए, भाजपा ने बड़े, आप भी गए, अमित भाई भी गए, सबने ताकत लगाई इतनी कस के, लगा कि कुछ स्पार्क और करंट है तेलंगाना में। फिर एकाएक पार्टी का जो कैंपेन था वो बीच मझधार में ही मतलब धस सा हो गया। फिर लोग सोचने लगे कहीं कोई मिली भगत तो नहीं, क्योंकि आपका जो लड़ने वाला शेर था बंडी संजय कुमार, आपने उसको किनारे करके दूसरी लीडरशिप को मौका दिया जो उतना लड़ रहे थे उतना नहीं। तो फिर लोगों ने लगा कुछ ऐसा तो नहीं कि नड्डा जी और बीजेपी की बीआरएस से कुछ मिली भगत हो गई हो, इसलिए क्योंकि आप नहीं चाहते थे कांग्रेस जीते तेलंगाना में? न कभी हमारा उनके साथ संबंध था बीआरएस के साथ, न आगे रहेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में इसका बयान भी किया। उस समय भी कंसिडर्ड ओपिनियन यही था, वी हैव टू गो अलोन। अब देखिए, ग्रेटर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैदराबाद की जब आप बात बोलते हो, उसमें भी हमने चुनाव जीता, दुबाका में भी हमने चुनाव जीता, बाकी जगहों में भी हमने चुनाव जीता। कई बार कई सिचुएशंस आ जाती हैं जब फाइनल टैली पर आप जाते हो या फाइनल राउंड में जाते हो, तो उस समय जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके अनुसार नहीं आ पाता। वी एक्सेप्टेड, लेकिन वी हैव गॉन फ्रॉम 1 to 8। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल गो फर्दर मोर, और हम आगे। चूंकि दर्शक लाइव देख रहे हैं इस वक्त, कई सारे सवाल मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं। उनमें से एक आया कि बीजेपी ने इतनी सोशल इंजीनियरिंग की, आदिवासी से लेके, यादव से लेके, ब्राह्मण से लेके, एक महिला को भी बना देते, इतने बड़े बड़े बिल लेके आ रही है, एक महिला सीएम दे देते आप। डिप्टी सीएम तो ले आए हम, दिया कुमारी जी को डिप्टी सीएम आई हुई है, पर डिप्टी ही रहेगी ना? नहीं, उसमें ऐसा नहीं होता। देखिए, ये इसको मैं बोलता हूँ कि अब आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ, जितना हो सकता था उतना किया गया है। सबको जो स्थान दिया जा सकता था वो दिया जाता है, और किसी को देना है इसलिए स्थान देना, ऐसा नहीं। सबको एक कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। उस कॉम्बिनेशन में वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में सूटेबल हुई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है वो बड़े तजुर्बेकार लीडर हैं, तो शी विल मेक हर ओन प्लेस। 2024 की बड़ी लड़ाई पे आते हैं नड्डा जी। मैं चाहूंगा कि पीछे वो नक्शा आए जहां पर इस वक्त की जो विधानसभा की सीटें हैं अलग अलग राज्यों में, आपकी, विपक्ष की, वो आएंगी। आप मुझे बताइए, आपने कहा कि कुछ जगहों पे आप जीतते हैं आसानी से, कुछ पे नहीं। तमाम राज्यों में आपके हिसाब से बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल कहां पे होने वाली नड्डा जी? मुश्किल तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ मैं बताना चाहूँगा कि आप लोकसभा की तैयारी अब से शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पार्टी में लोकसभा की तैयारी लगभग 1.5 साल पहले शुरू हो गई,
और हमने लगभग 161 सीट्स पर कंसंट्रेट करना शुरू किया जो हमारी बीजेपी की नहीं है, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। तो अब आप देखेंगे नतीजे आएंगे, हम सब जगह हम एनहांस करेंगे। वो मेरे पास एक तस्वीर है, उसको हम लोग हमारे इलेक्शन इंटेलिजेंस में, कंप्यूटर बाबा में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं कि आपकी कमज़ोर सीटें कितनी हैं, मजबूत सीटें कितनी हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी सीटें जहां पर आप जीते नहीं हैं, उन जीतों को, ये देखिए मैं एक बार सबको समझा देता हूं, ये वैसे बड़ा सरल है लेकिन मैं एक बार समझा दूं कि भाजपा की 275 ऐसी सीटें हैं जहां पे बीजेपी कभी जीती नहीं है पिछले 3 चुनाव में, 199 जहां कभी भी नहीं जीती, और 76 ऐसी जहां पर केवल 3 चुनावों में 1 दफा जीती है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि इन 275 सीटों पे, क्योंकि ये वाली हैं जो आप पिछले 3 चुनाव में 3 दफा जीते हो, ये 95 सीटें, और ये 173 ऐसी हैं जो मजबूत सीटें क्योंकि 3 चुनाव में 2 दफा आप जीते हो। तो क्या ये वाली सीटें जहां पर बीजेपी पारंपरिक तौर पे कमजोर रही है, उस पे ज्यादा फोकस है? उसको उस पर ही फोकस है, उस पे ही फोकस है, उसको फोकस किया। वो आपने मध्य प्रदेश में भी इस दफा किया, जो कमजोर सीटें थी पहले आपने उम्मीदवार दे दिए। तो हम करेंगे, इसलिए जो हमारी सीटें वो हम रिटेन तो करेंगे ही करेंगे। हम इस 161 में अच्छी डेंट मारेंगे। आप इतनी मेहनत करते हैं इलेक्शन को लेके, जो कांग्रेस वाले आ रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, विपक्ष के जो बाकी नेता आ रहे हैं, वो आपकी मेहनत को ही देख के थक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतनी आप एनर्जी लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, नहीं तो ये कैसे होगा? देखिए कि आप इलेक्शन ऑब्सेस्ड हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब मैं किसी फिर बोलता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में मैं कमेंट करूँ अच्छा नहीं, लेकिन ये जो हमारे ऑपोजिशन वाले हैं ना, ये तो अपने परिवार बचाने में लगे हुए हैं। ये तो परिवारवादी पार्टियां हैं, इनके लिए मरने वाले खपने वाले लोग कितने होंगे। हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं, हमारे यहाँ जिंदगी खपाने वाले एक नहीं लाखों लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिलता है, फिर भी भारत माता की जय के साथ वो खड़े होते हैं और हमारे साथ एक तो क्या होता है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन अलग अलग है, तो इसलिए उनकी इंटेंसिटी और हमारी इंटेंसिटी में बड़ा अंतर होगा। विपक्ष को लगता है कि आप वाकई में मेहनत ज्यादा करते हैं, ये बात विपक्ष के कई नेताओं ने आज भी मानी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि आप साम दाम दंड भेद इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सब कुछ यूज कर लेते हैं चुनाव में, मतलब सबको एलाय बना देते हैं। नहीं देखिए, साम दाम दंड भेद तो देखिए चाणक्य की नीति तो होती है, चाणक्य की नीति तो होती है। हम चुनाव लड़ने के लिए कोई हम यहाँ कोई सोशल वर्क करने तो का तो उद्देश्य नहीं है। सत्ता में है तो सत्ता पाने के लिए और सत्ता लोगों के लिए काम करने के लिए है। हमारा सत्ता इज एन पावर, इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द सोसाइटी, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमको जीतना तो है ही है। जो आपने कहा ईडी आईडी फलाना, अब आप मेरे को 4 दिन से राहुल गांधी जवाब नहीं दे रहा है, वो स्कोर खत्म नहीं हो रहा है झारखंड और उधर, वो अभी काउंटिंग चली हुई है, मैं फाइनल स्कोर पूछना चाह रहा हूं। तो ये आईटी ने किया, ये सेंट्रल एजेंसी ने किया, जवाब क्यों नहीं देते हो? तुम ईडी करते हो, भ्रष्टाचार तुम करो, है नोटों की गड्डियां तुम्हारे से निकले, अलमारियों की अलमारियां तुम्हारे से निकले, काउंटिंग समाप्त ना हो, है यहाँ देश की काउंटिंग, सारे लोकसभा की काउंटिंग पूरी हो जाती है, यहाँ इसकी काउंटिंग, अभी नोटों की काउंटिंग पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसे लोग इस तरह की बातचीत करें, ये गलत है। देखिए सेंट्रल एजेंसीज अपना काम करती हैं। आप बताइए, छत्तीसगढ़ का चुनाव था, अब भूपेश बघेल फोन करे दुबई कि भैया पैसे की जरूरत है, और वो पैसा लेकर के आ जाए, और जो ले करके आए वो सर्वेलेंस में हो, तो मेरा क्या दोष है? नहीं, पर इस पार्टी का क्या दोष है? तो या ईडी का क्या दोष है? सर्वेलेंस में आ गया, पूछा गया, उसने कहा भैया मैं भूपेश भैया को पैसा देने जा रहा था। अब आप बोलो मैं बोलूं भी ना, ऐसा कैसे चलेगा? इसमें सवाल सिर्फ यही है कि सर्वेलेंस में वो लोग ज्यादा रहते हैं, आपके लोग का इतना सर्वेलेंस नहीं। ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लोगों की एक्टिविटीज बहुत होती रहती है। अब एक्टिविटी वो वैसी करते हैं इसलिए ऐसा होता है। ये कुछ हमारे पास आंकड़े हैं मॉर्निंग कंसल्ट के जो हाल ही में आए हैं, जो कि दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अगर दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की सूची देखी जाए, उसमें भी इस वक्त बहुत ऊपर है। ये देखिए, सबसे ऊपर है प्रधानमंत्री मोदी 76% पे, उसके बाद मेक्सिको के ओब्राडोर 66% पे, बसेट स्विट्जरलैंड के 58% पे, लूला डिसिल्वा जो कि अभी अभी चुन के आए 49% पे, एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 47% पे, मेलोनी मोदी जी के साथ इन्होंने हाल में सेल्फी खिंचाई 41% पे, जो बाइडन केवल 37% पे। इसको देख के आपको लगता है कि ये एक तरीके से बनी हुई है इनकी लोकप्रियता? ये बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे ब्रिटेन में
तीसरा जब चुनाव हुआ तो बड़े नेता जैसे मार्गरेट थैचर थी, टोनी ब्लेयर, उनका तीसरा चुनाव में पसीना छूट गया क्योंकि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी बनना तो लाजमी ही है। मोदी जी अभी भी 76% पे बने हुए हैं। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मुझ जैसे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको मोदी जी जैसा नेता मिला है। ये वी आर वेरी लकी टू हैव सच ए लीडर। और कितना कुछ सीखने को मुझे उनसे मिला है, हमेशा न्यू आइडियाज़ के साथ, और ऑलवेज किस तरीके से देश आगे बढ़ सकता है इसके लिए काम करने वाले हैं। और यही उनकी इंस्पिरेशन है, इसलिए वो थकते नहीं हैं। और उनके साथ काम करने का मौका मिले और हम बैठ जाएं, ऐसा कैसे होगा? तो हम सब लोग पूरी ताकत से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और ये जो आपने 76% बोला, ये ऐसे ही नहीं आया है, उनकी मेहनत से आया है, उनकी ताकत से, उनकी जो नेतृत्व की क्षमता है उसके कारण आया है, लीडरशिप क्वालिटी है उसके कारण आया है, टाइम के साथ कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाना इसके कारण आया है। तो इन सब चीज़ों का हम तो मानते हैं। वैसे तो इंडिया इज़ लकी, क्योंकि कहाँ बात होती थी कि विकसित भारत हम देखेंगे, कहाँ बात होती थी कि विकसित भारत की हम कल्पना कर सकते हैं। आज आम मानवी ये कहने लगा है कि इंडिया इज़ गोइंग फॉरवर्ड टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। तो इस तरीके से जो हम आगे बढ़ रहे हैं और उनका नेतृत्व है, तो सारा देश उनको खुशनसीब समझता है और उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिलता है, ये हमारी खुशनसीबी। इससे जुदा एक दूसरा नजरिया ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वही गलती कर रही है जो कि वाजपेयी, प्रमोद महाजन, आडवाणी जी ने की 2003-4 में, जब 3 हिंदी पट्टी के राज्यों में इतनी बड़ी जीत हुई, उनको लगा कि अब तो हमारा 2004 का चुनाव पक्का ही है और इंडिया शाइनिंग आया। आप जैसे विकसित देशों की बात करें, लोग कहते हैं कि अगर आप आर्थिक व्यवस्था को भी देखो, के शेप रिकवरी हो रही है, यानी कि जो गरीब है उनकी स्थिति उतनी नहीं बेहतर हो रही, जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। इस सवाल को आप कैसे देखते हैं? गलत नरेशन है ये। सच्चाई नरेशन ये है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है 13.5 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर उठ गए हैं, एपीएल में पहुंच गए हैं। ये सच्चाई है। सच्चाई ये है, अमेरिका, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन, जिसके ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, जापान, सबकी इकोनॉमी इन्फ्लेशन हायर है, इंडिया का कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन है। सब जगह ग्रोथ रेट फंबलिंग है, स्टेबल नहीं है। हमारा ग्रोथ रेट तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और वो स्टेबल है, और इट इज़ द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। ये हम नहीं कह रहे हैं। इसलिए गरीब को ये ताकत आई है। गरीब आज ये मार्केट जो फ्लड जहाँ परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, आज दिवाली में आपने देखा कितने लोगों ने, ये जेब में पैसा आया तब खरीदा है लोगों ने, तब दिवाली बनी है। तो इसलिए इकॉनमी फ्लरिशिंग की तरफ आगे बढ़ रही है। और ये सब कोरोना की चपेट के बाद, यूक्रेन की लड़ाई के बाद और ये हमास का और ये सब होने के बाद, ये सब चीज़ों के बावजूद भी इंडिया मोदी जी के नेतृत्व में एक स्टेबल इकॉनमी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यह पॉसिबल हुआ है उनके नेतृत्व क्षमता के कारण, और in spite of all criticism, he has taken very strong decisions as far as the economy is concerned, जिसका आज हमको नतीजा देखने को मिल रहा है। आपने कहा कि लगातार कुछ ना कुछ सीख मिलती रहती है मोदी जी से। हाल में क्या सीखा आपने बॉस से? कोई भी घटना घटती है, घटना घटने के साथ उसको कैसे हमको ओवरकम करना है, किस तरीके से हमको आगे बढ़ना है, क्या हमारी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कैसे हमको ठीक करना है, ये तो होता ही है। लेकिन आप सीखने की दृष्टि से कहेंगे तो मैं कोई तैयारी करके बड़ा रिसर्च पेपर लेकर के जाऊंगा और उससे वो मुझे बोलते हैं इसमें ये 2 एंगल, इसको भी जोड़ो, इसको 2 एंगल जोड़ो, ये भी जोड़ो, ये भी जोड़ो। तो मुझे लगता है कि इतनी तैयारी मैंने की थी और बाद में मुझे तो ये ध्यान में नहीं आया जो उन्होंने मेरे को इतने सारे बिंदु दे दिए। तो वो उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, उनकी सोच और उनकी अंडरस्टैंडिंग। हमने कोई अपॉइंटमेंट कर, हमने कहा जी ये नाम आए हैं, नॉर्थ से कौन है, साउथ से कौन है, अब ये मैंने कहा जी ये है, अच्छा इसमें भी कौन कितने सालों से है। तो कितनी माइन्यूट डिटेल्स में जाते हैं। अब हमारी भी आदत हो गई कि मैं सारी डिटेल्स लेकर के जाने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं लेकर के जाता हूँ तो वो और डिटेल्स मांगते हैं। तो यानी परफेक्शन की तरफ पार्टी कैसे जा सकती है और पार्टी को
किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। छोटी छोटी बातें हम जब इलेक्शन कमेटी में अब देखिए, जैसे इलेक्शन कमेटी में हमारे यहाँ सब लोगों को बड़े बड़े पुलिंदे दे दिए जाते थे, ये इसका बायोडाटा, इसका बायोडाटा, इसका बायोडाटा, इसका बायोडाटा। इलेक्शन कमेटी में उन्होंने हमको कहा, ये स्क्रीन पर फोटोग्राफ के साथ नहीं दिखा सकते हो क्या? अब बात सब किसी के भी ध्यान में नहीं आई। अब हमारे यहाँ ये तौर तरीका ही उन्होंने बदल दिया, बड़ी स्क्रीन पर हम सबको दिखाते हैं, सारे फोटोग्राफ्स दिखाते हैं और उसके साथ साथ उसका सारा हिस्ट्री दिखाते हैं। तो प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना, उसके बाद हमने मान लो उनके 10 कॉलम्स बना करके, इतना ही नहीं चलेगा, इसके साथ साथ ये भी चाहिए, तो वो 15 कॉलम्स हो जाते हैं ताकि उसकी सारी पिक्चर आए। और एक एक सीट पर वो अगर 7-7, 8-8 मिनट लगाते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमको समझ में आता है कि पार्टी किस तरीके से और गहराई में जाकर के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है। हमारे पास मूड द नेशन जो इंडिया टुडे का सर्वे रहता है, उसके आंकड़े हैं जो कि बता रहे हैं कि अगस्त के महीने में 287 सीटों का अनुमान था इंडिया टुडे के जो पोलस्टर्स थे। आपके हिसाब से आपका टारगेट क्या है 2024 के आम चुनाव का? जो अभी टैली है, इससे हम कहीं आगे जाएंगे, कहीं इससे और ऊपर, उससे ऊपर। कईयों को लग रहा है कि हो सकता है कि इतनी ना आए, थोड़ी कम हो जाए। वो ऐसा है कि देखिए, जो हमें और देश को आगे बढ़ने न देना चाहते हों, उनको तो ये ऐसी इच्छा होगी, इसीलिए पीछे लिखा होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। उनको बुरी नज़र उनकी लगी हुई है। ये देश का इतना बड़ा काम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। आज देश, आप बताइए, सारी दुनिया में हम पहले भी, आप भी जाते थे, वेयर इज इंडिया? अच्छा, यू आर एन इंडियन, ओह आई सी। आज को जाके बोलिए आई एम एन इंडियन, ओह मोदी। नेक्स्ट वाक्य होता है, ये क्या, ये देश के दुनिया में भारत की तस्वीर बता रही है कि नहीं बता रही है? अब पहचानने वाले ना पहचाने तो मैं क्या करूं? तो समय बताएगा, वक्त बताएगा। ये बात आपकी सही है, इसका मुझे अब देखिए, मैं कभी सिंगापुर गया तो मैंने एयरपोर्ट देखा, उस समय आज से 15-20 साल पहले, मैंने कहा हमारे यहाँ भी कभी होता। आज कोई T3 हमारा मुकाबला करे, कोई हमारे ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के जितने भी हैं उससे अच्छे हमारे इंडिया के आज एयरपोर्ट्स बन गए हैं, इस बात का हमको फख्र दिखता है। तो आज, और हमारा भी इंडियन अगर कोई वॉशिंगटन में खड़ा होता बोलता यस आई एम एन इंडियन, इंग्लैंड में खड़ा है तो बोलता यस आई एम एन इंडियन। और उसके आज वहाँ भी भारत की ताकत को वहाँ के राजनीतिक दलों ने भी पहचाना है और दल के नेताओं ने भी पहचाना है। ये भारत को मोदी जी के कारण मिला है, ये भी हमको समझना चाहिए। ये कुछ हद तक सही भी है इस वजह से, क्योंकि इसका मुझे निजी तजुर्बा है। जब हम विदेश जाते हैं किसी अंतर्राष्ट्रीय कवरेज के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, या जैसे डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है हर साल, वहाँ पे पहले भारत की मीडिया को इतनी तवज्जो नहीं मिलती थी, चीन की मीडिया को ज़्यादा मिलती थी। वो ना भी जाने कौन सा चैनल, कौन सा एंकर, लेकिन चीन की मीडिया उससे बात करते थे। आजकल चूंकि भारत की रिप्रेजेंटेशन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज़्यादा है, वो सुनते अच्छा इंडिया की मीडिया, वो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय दिग्गज चाहते कि इंडिया की मीडिया में अपनी आवाज़ पहुँचे, तो हम लोगों का भी काम थोड़ा उस हद तक आसान हो गया। ऐसा है। आपका सबसे बड़ा अभी खतरा क्या है 24 के चुनाव से पहले? किस चीज़ को लेकर आप सबसे ज़्यादा चिंतित हैं? कोई खतरा नहीं है, हम अपने ढंग से अच्छे से काम करें, अपने पार्टी के कार्यकर्ता सही ढंग से लगे रहें, चीज़ें ठीक ही रहेंगी। जो हमारे विपक्ष में लगे, फिर मैं कहता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ, रणनीति पर्दे का विषय होता है, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं करता। लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे विरोधी कब कब क्या क्या करना चाहेंगे, हम उसके लिए तैयार रहते हैं। आपको लगता है इंडिया अलायंस अब थोड़ा मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस को 3 राज्यों में हार हुई, तो अब वो थोड़ा सा रीजनेबल होकर निगोशिएट करेंगे विपक्षी पार्टियों के साथ? वो जो कर लें। आपने ये इंडिया अलायंस की बात की, जम्मू कश्मीर में वो क्या जोड़ेंगे बताइए? कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP पहले से ही इकट्ठी है। पंजाब में क्या अलायंस होना है? हरियाणा में क्या जोड़ लेंगे? दिल्ली में क्या अलायंस होना है? अभी समाजवादी पार्टी और मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या हुआ आपको पता है, अखिलेश के रिस्पॉन्सेज आपके सामने हैं। बिहार में वो पहले से साथ थे, बंगाल में उनको जगह नहीं मिलती है, उड़ीसा में कोई संभावना नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में कोई संभावना नहीं है, आंध्र प्रदेश में कोई जगह नहीं मिलती है, तेलंगाना में कोई स्कोप नहीं है, तमिलनाडु में वो पहले से हैं, केरला में वो अलायंस में लड़ते नहीं हैं, यूपीए में साथ हो जाते हैं, इश्यूज पर साथ हो जाते हैं, तो महाराष्ट्र में वो पहले से ही हैं, जितने हैं साथ हैं।
नया क्या मिलने वाला है, नई चीज क्या होने वाली है इसमें। और मैं तो देखिए उत्तर प्रदेश का इंचार्ज था जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हुआ था, फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस हुआ था। मैं बार बार बोलता हूँ, सब ने कहा था बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, अब तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैंने कहा दिल थाम के बैठो, सारी सीटें बीजेपी को आएंगी। और मैं इसलिए बोलता हूँ वोटर मैथमेटिक्स पर नहीं जुड़ता है। हम और आप जुड़ जाएं और हमारे साथी नीचे अगर एक साथ नहीं है तो हमारे जुड़ने से कुछ नहीं होता। तो पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स नहीं है, केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री मोदी जी के साथ जुड़ती है, सारे देश की जुड़ती है, ये भी हमको ध्यान रखना है। सर, चूंकि नारी शक्ति का इतना जिक्र हुआ, मैं चाहता हूं कि हमारी सहयोगी हैं अंजना, वो आपसे सवाल करेंगी। अंजना। राजस्थान 39.40% वोट कांग्रेस को पिछली बार आए थे 18 में। उसके बाद 23 में वो उसी रेंज में रह जाते हैं। ऐसा ही छत्तीसगढ़ में हुआ, मध्य प्रदेश में भी। उनका यह आर्ग्यूमेंट है सर कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस 40% पर अभी स्टेबल है पिछले 18 से 23 में। इसमें अन्य विपक्षी दलों का भी वोट परसेंटेज जुड़ेगा, तो ये आपके लिए 24 में सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि विधानसभा में तो सीट शेयरिंग नहीं की, लेकिन लोकसभा चुनाव जब आएगा तो वो सीट शेयरिंग करेंगे। वोट परसेंटेज में कांग्रेस इस हिंदी पट्टी के राज्यों में बहुत ज्यादा नहीं गिरी है। ये आपको लगता है आपके लिए एक चुनौती होगी? नहीं, देखिए हम मान के चलते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास एक फिक्स्ड वोट बैंक है। उस वोट बैंक के साथ वो लड़ती है, वही उनकी सीटें बनती हैं, और वो मध्य प्रदेश में भी रहेगा, वो छत्तीसगढ़ में भी रहेगा, वो राजस्थान में भी रहेगा। और कुछ अगर पार्टियां जुड़ती हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनके साथ भी कुछ वोट जुड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सब के बावजूद उनसे आगे रहेगी, इसकी हमारी तैयारी पूरी है। अब आप पूछिएगा कैसे, ये नहीं बताऊंगा, लेकिन हम तैयार हैं। ये हमें मालूम है ना कि ये जुड़ भी जाएंगे तो हमें अपनी परसेंटेज को इतना हाई इंक्रीज करना है कि उसमें उन सब के बावजूद भी कुछ न बने। हालांकि जुड़ता नहीं है, मेरा ये मानना है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं तेलंगाना की बात बताता हूं, जहां हमको वोट आज नहीं आया है, लोकसभा में आ रहा है। जहां हमको वोट आज मध्य प्रदेश में नहीं आया है, लोकसभा में आ रहा है। अब ये रणनीति का विषय इसलिए मैं बताऊंगा नहीं, वोट देने वाला बोल देता है ये विधानसभा में छोड़ दीजिए, बाकी मोदी के लिए तो हम हैं ही हैं। ये साफ बोलता है। महिलाओं में आपका वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। महिला बीजेपी को मौजूदा वक्त में क्यों चुन रही हैं? इसकी वजह आपकी नजर में क्या है? देखिए, सशक्तिकरण हुआ है उनका, उनकी मेन स्ट्रीमिंग हुई है। और लोग पहले देखिए, किसान भी हमारे साथ जुड़ा है, क्योंकि किसान को सब कोई लिप सर्विस करते थे। हम किसानों के नेता हैं, हम किसानों के नेता। इतने किसान के नेता चले गए, एक वाक्य, एक स्कीम बताएं जो किसान के लिए किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ 74 लाख किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए उनके घरों में पहुंचाया। तो वो जानते हैं कि हमारा असल किसान नेता कौन है। उसी तरीके से महिलाओं को, चाहे स्वच्छता अभियान में उनको इज्जत घर देने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात हो, चाहे अभी हम लोगों की स्कीम में महतारी योजना आ रही है, या लाडली बहना योजना होगी, या बाकी योजनाएं होंगी। ये सारी स्कीम्स महिलाओं को सशक्तिकरण की तरह सोशल डिग्निटी के साथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ खड़ा करने में। आखिरी सवाल जो इसी से जुड़ा हुआ है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2029 तक तो लागू होता हुआ दिख नहीं रहा है। क्या बतौर अध्यक्ष आप ऐसे कहने की स्थिति में है कि कम से कम लोकसभा में आप 33% टिकट देंगे? क्योंकि अभी तो आपने इन राज्यों के चुनाव में 33% टिकट महिलाओं को नहीं दिया। अंजना जी, हमारी हमेशा कोशिश होती है, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो मुझे मालूम है कि जब मैं लिस्ट लेके जाऊंगा तो उनका पहला प्रश्न ये होगा, यूथ कितने हैं, महिलाएं कितनी हैं, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई कांट यू थिंक, क्यों नहीं सोचते हो। ये बीजेपी का लेटर और स्पिरिट में इंटेंशन है। हमारी तकलीफ क्या होती है कि हमको अल्टीमेटली सीट जीतनी होती है। विनेबिलिटी में जब दिक्कत आती है तो हम सीट लूज नहीं कर सकते, फिर हम उनको राज्यसभा में लाते हैं। आपने देखा होगा हमारी राज्यसभा में महिलाओं की स्थितियां कितनी अच्छी हैं। लेकिन हाँ, महिलाओं को प्रायोरिटी मिले। अगर कोई जीतता हुआ कैंडिडेट महिला दिखती है,
प्रश्न ही नहीं उठता कि उसको और उसमें थोड़ी सी भी अगर कमी भी होगी ना तो सारी पार्टी लग जाती है कि नहीं इसको जिता करके लाना है। ये महिलाओं के लिए हमारी सोच है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आज और जितने लोग आपको टेलीविजन पर या डिजिटल पर या सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो ये मानेंगे कि जीत के बाद का आत्मविश्वास अलग ही होता है। जो बेचारे विपक्ष वाले आ रहे हैं वो आधे ध्वस्त पहले से आ रहे हैं, आप आधे जीते हुए मतलब भूमिका में आ रहे हैं। लेकिन भारत में भी ऐसी फीलिंग आ रही थी वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले, वो भी एक खतरा है उसको संभाल के कि 10 मैच जीते, सबको लगा आप तो जीती गए। उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेवारी, हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ। हमारे पास वो तस्वीर है जो आप पिछली दफा एजेंडा आज तक में आए थे, हम चाहेंगे एक बार फिर से आप साइन करें, अपना एजेंडा बताएं। हाँ, पर उस दिन बड़ी मुश्किल हुई थी, साइन नहीं हो पाया था उस दिन, बड़ी मुश्किल हुई थी मुझे। आज ठीक है। अच्छा, आप राइटिंग के लिए बता रहे हैं कि ऐसी क्यों है आज? नहीं, इस बार ठीक है। उसको जरा आप अच्छे से अपना अगले साल का आप हमें एजेंडा बताइए। जोरदार तालियां भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए। वैसे क्या है आपका एजेंडा नड्डा जी 2024 के लिए, क्या लिखने वाले हैं आप स्क्रीन पर? ये विश्वास हो तो ऐसा, हम जीत कर फिर आएंगे। जोरदार तालियां नड्डा जी के लिए। आप आए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।